हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीआर स्टडी। आज का टॉपिक है एटम यानी कि परमाणु। यह इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हर एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। खासकर रेलवे में इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको अगर विश्वास ना हो तो आप लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। परमाणु जो है ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसमें अटोमियो का अर्थ होता है न कटने वाला यानी कि अविभाज्य। यानी कि परमाणु को पहले ये कहा गया कि ये तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन बाद में जाके इसको 3 भागों में तोड़ा गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सन 1808 में जॉन डाल्टन ने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का यानी कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, परमाणु पदार्थ का मूल कण माना जाता है। बाद में चल के सर रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया और परमाणु को 3 भागों में उसके बाद बांटा गया, यानी कि इसका खोज बाद में चल के हुआ। तो पहला जो है इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन। दूसरा प्रोटॉन, इसका खोज किसने किया? कोल्डस्टीन ने। और तीसरा है न्यूट्रॉन, जिसका खोज जेम्स चैडविक ने किया। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो है नाभिक के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाहर चक्कर लगाता है। देखिए, मान लो ये है परमाणु और ये है इसका नाभिक, तो इसमें जो होंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसके बाहरी कक्षा में जो इर्द गिर्द घूमते रहते हैं वो क्या होंगे? तो ये होंगे इलेक्ट्रॉन। ये जो होता है निगेटिव चार्ज का होता है और प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज का होता है। ठीक है, इसके ब्रीफ नॉलेज हो गया। अब इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यानी कि टोटल मैंने 40 क्वेश्चन चूज किया है जो हर एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो अब इसको पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करेंगे तथा अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, परमाणु में के नाभिक में क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों होते हैं। ये रहा परमाणु और ये रहा इसका नाभिक। इसमें जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? यहाँ पे, इसके बाहर चक्कर लगाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? यानी कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य जो कण होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है पॉजिट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो मैंने ऊपर भी बता चुका है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? तो सकारात्मक आवेश जो हो प्रोटॉन में होता है। किस में होता है? प्रोटॉन में होता है। देखिए, प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जो होता है निगेटिव होता है, यानी कि निगेटिव। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु शब्द किसने खोजा? देखिए, परमाणु शब्द पूछ रहा है किसने खोजा, तो डेमोक्रिटस जो है परमाणु शब्द खोजे थे। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने ऋणात्मक आवेश होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में बार बार इसको रिपीट किया गया है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसको स्टार भी लगा लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश कितने होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -1.6 × 10⁻90 कूलम। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैथोड किरण जो है पहली बार किसके द्वारा प्रयोग किया गया? तो कैथोड किरण पहली बार सर रदरफोर्ड द्वारा प्रयोग किया गया। देखिए, सर रदरफोर्ड ने एक सोने का पन्नी लिया जिसमें कुछ कैथोड किरणों को पास कराया, तो कुछ कैथोड किरणों जो ऊपर की तरफ चले गए और कुछ नीचे की तरफ, बस बीच वाला जो है वापस आ गया। यानी कि उनको पता चला कि यहाँ पे कुछ तो पॉजिटिव है जिससे किरण जो है वापस आया है, तो इन्होंने यहीं से नाभिक का खोज किया। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो सच में आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल जो है किसका वर्णन नहीं करता है? तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल जो है किसका वर्णन नहीं करता है? तो परमाणु के अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता है, बाकी तीनों का करता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है?
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2n² द्वारा इसे दर्शाया जा सकता है, जहाँ n की जगह पर आप 1, 2, 3, 4 इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो जितने भी कक्ष आएंगे उसमें क्या आएगा, 2, 8, 18, 32 इस टाइप से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई। ठीक है, तो किसकी खोजी, जो मैंने आपको पहले बता चुका है कि किसका खोज हुआ था, तो नाभिक की खोज हुआ था, परमाणु के नाभिक का खोज हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को किस वस्तु पर डाला गया था, किस वस्तु पर डाला गया था, तो सोने की पन्नी पर डाला गया था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सोने की पन्नी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। देखिए टोटल के कक्षों को जो है हम लोग के, एल, एम, एन इस तरह से आगे निरूपित करते जाते हैं। तो के में कितने होते हैं, 2, एल में 8, एम में 18 इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। किस सूत्र का प्रयोग करके इसको निकाला जाता है, तो 2n² को प्रयोग करके इसको निकाला जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो के कक्ष में समायोजित किया जा सकने वाला अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो 2। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं, तो कितने सेल होंगे, तो देखो 13 को हम कैसे व्यक्त करेंगे, 2, 8 और लास्ट में कितना बचा, 2 और 8 कितना बचा, 10 हो गया, और लास्ट में बचा 3। तो इसको कितने कक्ष में, तो 3 कक्ष में इसको विभक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है, तो बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हीलियम को छोड़कर बाकी जितने भी नोबल गैस होते हैं उसके बाहरी कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिएगा और इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा। मैं फिर से बोलूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक स्थित या अक्रिय परमाणुओं के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न तत्वों में से इसके बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जितने भी दिए गए तत्व हैं इसमें कौन सा तत्व है जिसके बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी में बाहरी कक्षा में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इसके इलेक्ट्रॉन की विन्यास क्या होगा। देखिए इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 36 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2, 8, 18 और 8, अब इसको काउंट कर लीजिए, 2, 8, 10 और 18 कितना होगा, 28, 8, 36, यानी कि इसको हम 2, 8, 18 और 8 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने सेट किया है उस सारे को इस क्रम में सेट किया है कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर होते चलेगा और आपको याद भी होते चलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, किसके बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धातु में जो होता है बाह्यतम कक्षा में कितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, या तो 1 होना चाहिए या तो 3 होना चाहिए, यानी कि 1 से 3 होना चाहिए, सॉरी 1, 2 और 3 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। देखिए मैंने पहले क्वेश्चन में क्या बताया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या बताया था कि धातु के लास्ट वाले कक्षा में कितने होना चाहिए, 1 से 3 तक होना चाहिए, यानी कि 1, 2, 3 होना चाहिए। तो अब इसमें ध्यान से देखेंगे किसके किसके कक्षा में 1, 2 और 3 है, तो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, किसमें नहीं है, तो इसमें नहीं है। तो यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह जो है कभी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसकी बाह्यतम कक्षा पूरी तरह भरी होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेनॉन की बाह्यतम कक्षा पूरी तरह भरी होती है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं,
यानी कि अधातुओं में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5, 6, 7 या 8। यानी कि इन चारों में से कोई एक हो अगर बाहरी कक्षा में, तो आमतौर पर वो तत्व जो होगा अधातु होगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑक्सीजन में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। देखिए, द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसका प्रोटॉन कितना है 15 और न्यूट्रॉन कितना है 22, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 37। तो इसका जो 37 जो हो यह द्रव्यमान संख्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे और याद भी होते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। तो परमाणु क्रमांक को जो है ऑप्शन सी यानी कि जेड द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो वे क्या कहलाते हैं। तो जिसके परमाणु द्रव्यमान जो है समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसको बोलते हैं आइसोबार। आइसोबार यानी कि संभारिक बोलते हैं। ठीक है, आइसोबार का मतलब क्या होता है, संभारिक। जिसकी द्रव्यमान संख्या बराबर हो और परमाणु संख्या बराबर नहीं हो उसको आइसोबार बोलते हैं, यानी कि संभारिक बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो है किसके बराबर होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। देखिए, परमाणु संख्या इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि प्रोटॉन को जो संख्या होगी वही परमाणु संख्या होगी। तो अगर द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन निकाल लेंगे यानी कि परमाणु संख्या निकाल लेंगे तो जो है न्यूट्रॉन हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू द्रव्यमान संख्या। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद किस संख्या के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या मैंने बता चुका आपको। तो परमाणु संख्या जो हो प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉनों की बराबर होता है। परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु भार W और परमाणु संख्या n है तो इसके परमाणु के केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी। मैंने आपको पहले बता चुका है कि प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अगर इसमें परमाणु की संख्या कितने दिया गया है, n दिया गया है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, तो n ही होगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक जो होता है किससे बना होता है। सबसे पहले तो ये जान लें हाइड्रोजन का कितना परमाणु क्रमांक होता है, तो एक होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन ही होंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, केवल एक प्रोटॉन। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बन परमाणु के बारे में इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखिए, बहुत इसमें जो है काफ़ी अच्छा कंसेप्ट मिलेगा, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए, कभी भी इस टाइप से दिया हो जैसे C6 और यहाँ नीचे 12 हो, तो नीचे वाला जो होगा परमाणु द्रव्यमान होगा। क्या होगा, नीचे वाला क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान होगा। ठीक है, और ऊपर वाला जो होगा ये हो जाएगा परमाणु क्रमांक होगा, यानी कि प्रोटॉन होगा। ठीक है, तो अगर हम परमाणु भार में से प्रोटॉन निकाल लें तो क्या बच जाएगा, न्यूट्रॉन बच जाएगा। तो परमाणु भार इसका कितना है 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। ठीक है, यानी कि तो प्रोटॉनों की संख्या कितने हो गए 6 और न्यूट्रॉन की संख्या कितने हो गए 6। तो इसका सही जवाब आप लोग खुद से देखेंगे कौन सा हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी, इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। किस तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्लोरीन गैस
क्लोरीन के 2 समस्थानिकों का मिश्रण है जिसका अनुपात कितना होता है? 3:1 होता है। देखिए पूछेगा आपसे क्लोरीन गैस जो है 2 समस्थानिकों से मिलकर बना होता है, उस मिश्रण का अनुपात कितना होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3:1। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगले को एग्जाम में भी पूछ सकता है। अब देखिए इसको देखते हैं, तो ये दोनों समस्थानिकों निम्न में से कौन से हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 35 क्लोरीन और 37 क्लोरीन। ठीक है, इस दोनों समस्थानिकों को 3:1 में मिलाएंगे तो क्लोरीन गैस बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संभारिकों में किसकी संख्या समान होती है? तो संभारिकों में नाभिक की संख्या जो समान होती है, और नाभिक में क्या होते हैं? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज हो लेता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ दोस्त, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे इसको लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अपने शेयर जरूर कीजिएगा। बिहार एसएससी का एग्जाम आने वाला है, तो उसके वजह से भी ये जो टॉपिक जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जितने भी आपके दोस्त हैं जो बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास आप लोग ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु, अणु या आयन जो है क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक की संख्या जिसमें समान हो उसको क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऐसा नहीं कि आप लोग आइसोटोप मार दें, नहीं, आइसोटोप जो होता है उसमें परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। ठीक है, परमाणु संख्या समान होती है, उसको आइसोटोप बोलते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो उसको क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिक क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि अगला जब भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे आपको पहले मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।